साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, अब आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग एक और वीडियो लेके आ गए हैं आज। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके बैठ जाएं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बात हो ना उसको आप लोग नोट करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आप सभी साथी भी साथ में जवाब देने का कोशिश करें। तो देखिए, साथ में पढ़िए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। बताइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। क्या आवृत्ति बढ़ती है या आवृत्ति घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या पहले घटती फिर बढ़ती है। जवाब दीजिए आप लोग साथियों। हम लोग देखिए दो माध्यम लेते हैं, एक माध्यम हवा और एक माध्यम हम लोग पानी लेते हैं। जब दो माध्यम हम लोग लेंगे तो क्या बोला है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बोला है कि आवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा यहाँ से कि आवृत्ति में ना कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इस बात को आप पहले से जानते हैं कि प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। इस बात को आप जानते हैं। और क्या क्या बदल जाता है साथियों, तो अगर तरंग धैर्य की बात करें, तरंग धैर्य भी बदल जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उसका जो वेग होता है ना, वेग ये भी बदल जाता है। उसका वेग, उसका चाल, उसका तरंग धैर्य, ये सारी चीज़ें क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन आवृत्ति है जो साथियों वो नहीं बदलता है, वो अपरिवर्तित रहता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए पहले सवाल के बाद बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। ये रहा दूसरा सवाल आपके सामने में, आप लोग भी जवाब दीजिए कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या है। बताइए कोणीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा। क्या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा या फिर साथियों न्यूटन मीटर हो जाएगा या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए इनमें से कौन कोणीय संवेग का मात्रक होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि कोणीय संवेग का जो मात्रक हो जाएगा ना वो आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ना साथियों कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका किसका मात्रक है, तो ये आपका बल का मात्रक है। इसका साथियों ये आपका बल का मात्रक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो रहा है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने में, आप लोग भी साथ में जवाब दीजिए कि विद्युत परिपथ में रोध यानी रेसिस्टेंस जिसको प्रतिरोध बोलते हैं और वोल्टेज जिसको वी से इंडिकेट किया जाता है का संबंध कौन सा नियम बताता है। देखिए एक विद्युत परिपथ है, उसमें रेसिस्टेंस यानी आर और किसका वोल्टेज यानी वी, इन दोनों के बीच में कौन सा नियम बताता है। क्या आपका किरचॉफ का नियम बताता है या फिर ओम का नियम साथियों, या न्यूटन साहब का नियम या फिर फैराडे का नियम। तो आप जानते हैं ना कि आपका ओम का नियम क्या होता है, वो आपका रेसिस्टेंस और प्रतिरोध के बीच में ही संबंध को दर्शाता है। यानी V इज इक्वल टू क्या होता है साथियों, I इंटू आर। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ओम का नियम हो जाता है। और आपका रेसिस्टेंस यानी R और V के बीच में जो संबंध होगा वो आपका कौन सा नियम दर्शाता है, तो आपका ओम का नियम ही दर्शाता है। यानी सवाल का जवाब हो जाएगा क्या साथियों, ओम का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी सीधे आपके एग्जाम में ना ये वाला भी सवाल पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ओम का नियम है। और आप ध्यान रखिएगा कि ओम का नियम क्या है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर क्या हो जाता है, ओम का नियम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए और भी इससे ना और भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, जिसे क्या रहता है कि आई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों इन सभी को तो आप बाद में, लेकिन आप मेन ध्यान क्या रखिएगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और उस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तीन के बाद बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न। प्रश्न के स्टार आपके सामने में है कि यदि द्रव्यमान स्थिर हो और बल दोगुना हो जाए तो त्वरण क्या होगा। बताइए, बोला कि द्रव्यमान स्थिर हो, द्रव्यमान बोले तो m, ये आपका क्या साथियों स्थिर है। उसके बाद क्या बोला है कि बल दोगुना हो, F जो है साथियों ये क्या कर देने बोला, दो गुना यानी 2 इंटू कर देने बोला है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो देखिए एफ एम ए इन तीनों के बीच में जो एक संबंध है वो आपका क्या है साथियों, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यही तो आपका न्यूटन साहब का द्वितीय गति नियम से यही आपका तो जो संबंध निकल के आता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें से क्या बोला है कि द्रव्यमान स्थिर है, ठीक है हमको सेम रहने दीजिए। और बल दोगुना कर दीजिए साथियों, जो आपका एफ है ना इसको दोगुना कर दीजिए। दोगुना का मतलब है कि 2f इसको आप कर दीजिए और m और उसको a को सेम रहने दीजिए। अब क्या बोला कि a क्या हो जाएगा,
तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2F/m बराबर a, यानी आपका a जो है साथियों त्वरण अब क्या हो जाएगा, ये अब 2 गुना हो जाएगा, यानी आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 गुना हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए इस तरह का रिलेटेड ना एक सवाल आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। चलिए 4 के बाद बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। ये रहा 5वां सवाल आपके सामने में, आप लोग भी जवाब दीजिए कि चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय जो बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, क्या विद्युत धारा पर निर्भर करता है और चुंबक की दिशा पर निर्भर करता है, चलित कण की गति पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो साथियों जो चुंबकीय बल होता है ना, चुंबकीय बल ये आपका ना इन सभी पर डिपेंड करता है, यानी वो विद्युत धारा पर भी निर्भर करता है और चुंबक की दिशा पर भी निर्भर करता है और साथियों चाल कण की गति पर भी निर्भर करता है। देखिए जब आप ना एक क्या बोलता है वायर से आप करंट पास कीजिएगा तो उसके चारों ओर ना साथियों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसके चुंबक की दिशा जो है ना, चुंबक की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा आप जानते हैं, चुंबक के अंदर किधर से होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। और अगर चुंबक के बाहर बोले चुंबक के बाहर आपका नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, अगर चुंबक के अंदर बोले तो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 5 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। बोले छठा प्रश्न कि गैसों की अभिक्रियाओं में आयतन का नियम किसने दिया था। बताइए गैसों की अभिक्रिया में आयतन का नियम किसने दिया था, क्या आयतन का नियम डॉल्टन ने दिया, या फिर गे-लुसाक ने दिया, या फिर मेंडेलीफ ने, ऑप्शन डी बायल ने। बताइए साथियों ध्यान रखिएगा कि गैस की अभिक्रियाओं में ना जो आयतन होता है, आयतन का नियम आपका किसने दिया था, गे-लुसाक ने दिया था। कौन, आपका गे-लुसाक क्या दिया था, आयतन का नियम दिया था। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और मेंडल के बारे में तो आप जानते हैं, मेंडलीफ के बारे में कि मेंडलीफ आपका, इसके बारे में आप लोग बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेंडलीफ साहब ने क्या किए थे। चलिए 6 के बाद बढ़ते हैं 7वां प्रश्न। देखिए साथियों ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने में, बहुत आसान सा प्रश्न है कि क्षारीय विलयन में पीएच मान कैसा होता है। देखिए एक होता है अम्लीय विलयन, एक होता है क्षारीय विलयन, और एक आपका होता है क्या, उदासीन विलयन। तो बताइए आपको क्षारीय विलयन में पीएच का मान कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि अम्लीय विलयन में पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अगर अम्लीय विलयन बोला तो क्या होता है, 7 से कम हो जाता, लेकिन क्षारीय विलयन बोला है तो साथियों क्षारीय विलयन ना 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से आपका कम होता है। और जो 7 होता है ना साथियों, ये आपका उदासीन का होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। देखिए साथियों 8वां प्रश्न कि कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है, यानी कौन सा यौगिक में कार्बन नहीं है। क्या आपका एथेन, या फिर मीथेन, या यूरिया, या फिर आपका NaCl। बताइए किस में से आपका कार्बन नहीं है। तो साथियों क्या बोला है, एथेन। एथेन आपका क्या हो जाएगा, मीथ ईथ, यानी इसमें 2 कार्बन हो जाएगा साथियों। उसके देखिए मीथेन जो है इसमें आपका 1 कार्बन हो जाएगा, और आपका यूरिया जो है आपका क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। देखिए साथियों इसमें भी आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इसका कार्बन है। लेकिन आपका NaCl जो है साथियों, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन है, इसमें आपका कार्बन नहीं है। और बोला था कि कौन कार्बनिक नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी जो है यही आपका क्या हो जाएगा, कार्बनिक नहीं होगा। और ऑप्शन डी जो NaCl है ये आपका क्या है साथियों, नमक है। क्या है, नमक है। हम लोग जो साधारण नमक का इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसका अगर आपको सूत्र पूछ दे तो ध्यान रखिएगा वो आपका NaCl ही होता है। चलिए 8 के बाद अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। बताइए 9वां प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बताइए जब ना धातु जो है, धातु जैसे आप मान लिए जड़न एक धातु है, ये आपका किससे, अम्ल से, अम्ल मान लेते हैं हम लोग, HCl एक अम्ल मान लेते हैं। तो देखिए साथियों क्या बोला है कि जब आपका धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो देखिए साथियों आपका जड़ियन ना हाइड्रोजन को ऐसे हटा के क्या बना देगा, जड़ियन Cl बना देगा, और आपका जो H2 है ये H2 गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करता है कौन सा हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन गैस आपका कहाँ है, ऑप्शन सी में है साथियों। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए 10वां प्रश्न है
कि एक अणु में परमाणुओं के अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है। एक जो अणु होता है साथियों, एक अणु में परमाणुओं के अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है। क्या परमाणुओं के अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र आणविक सूत्र कहलाता है, या संरचना सूत्र कहलाता है, या सांकेतिक सूत्र, या फिर संगठन सूत्र। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि परमाणुओं के अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र ना आपका आणविक सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? आणविक सूत्र, जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है साथियों। जैसे अगर आपको बोल दे कि बताइए जल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, जल का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा साथियों, तो जल आपका H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। अगर इसमें बोलेगा कि इसमें हाइड्रोजन का कितना, तो हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना साथियों, तो ऑक्सीजन का 1। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। यानी परमाणु के अनुपात को दर्शाने वाला सूत्र को क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र बोलते हैं। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 के बाद बढ़ते हैं फटाफट 11वां प्रश्न की ओर। ये रहा 11वां प्रश्न साथियों। क्या है कि डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किस प्रकार जुड़ी होती है। देखिए साथियों, डीएनए में आपका ए होता है, आपका जी होता है, आपका सी होता है, टी होता है। जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये आपका चारों क्या होता है आपका ए, जी, सी, टी। इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। तो बोला कि डीएनए की जो 2 श्रृंखला होती है वो किस प्रकार जुड़ी होती है। क्या वो आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि डीएनए की जो 2 श्रृंखला है ना वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सा बॉन्ड साथियों? हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए डीएनए के बारे में कुछ जान लीजिए। तो डीएनए क्या है आपका, इसका पूरा नाम अगर पूछे तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये आपका क्या है साथियों? जेनेटिक मटेरियल है, यानी अनुवांशिक पदार्थ है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और डीएनए का अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पूछ दे तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, आपको भूलना नहीं है। चलिए 11 के बाद अब बढ़ेंगे हम लोग फटाफट 12वां प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 12वां प्रश्न। आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। देखिए इन चारों में से कौन सी जो ग्रंथि है जो आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। क्या आपका थायराइड ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पैनक्रियाज, या फिर साथियों एड्रिनल। आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का स्रावित करती है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो थायराइड है ना साथियों, ये आपका थायरोक्सिन, कौन सा? थायरोक्सिन लिख लीजिएगा आप लोग। ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपका पेनक्रियाज जो है ना साथियों, पेनक्रियाज आपका इंसुलिन, कौन सा? इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और एड्रिनल जो है ये आपका एड्रीनलिन हार्मोन का ये आपका स्रावित करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपका जो वृद्धि हार्मोन है ना साथियों, वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है साथियों। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बताइए आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है साथियों। अब तक हम लोग 20 प्रश्न को हल कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 12 प्रश्न। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा 13वां प्रश्न आपके सामने में। बताइए आप लोग कि मछलियों में गैस विनिमय कहाँ होता है। मछलियों में जो गैस का विनिमय होता है साथियों वो कहाँ पे होता है। क्या फेफड़े में होता है, या गलफरे में होता है, या फिर त्वचा, फिर किडनी में। तो साथियों देखिए फेफड़े, गलफरे, त्वचा, किडनी। तो आप जानते हैं कि मछलियाँ ना जो सांस लेता है वो किसकी सहायता से? तो गिल्स की सहायता से। किसकी? गिल्स। और गिल्स को ही क्या बोला जाता है? गलफरा कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी मछलियों में गैस का विनिमय कहाँ होता है? तो गलफरे में होता है, गिल्स में होता है। और साथियों ये गिल्स क्या करता है? जो जल में घुलित ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को फिल्टर करके सांस लेने में मदद करता है। कौन? आपका गलफरा। इसीलिए तो मछली को जब आपका बाहर निकाला जाता है वो आपका मर क्यों जाता है? क्योंकि वो जो वायुमंडल में जो आपका ऑक्सीजन है उसको वो फिल्टर नहीं कर पाता, यानी सांस नहीं ले पाता है। उसका गिल्स जो है उसका वो सांस लेने में कहाँ पे मदद करेगा? सिर्फ पानी में ही मदद कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और त्वचा से साथियों कौन सांस लेता है? तो त्वचा से ध्यान रखिएगा आपका मेंढक जो है ना, मेंढक आपका त्वचा से भी सांस लेता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों हम लोगों में क्या है? फेफड़ा पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना है। तो साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 14वां प्रश्न आपके सामने में कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? क्या आपका श्वेत रक्त कणिका है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन है, फिर प्लाज्मा, या फिर थ्रोम्बोसाइट। साथियों जवाब दीजिए कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है। देखिए आप जानते हैं कि रक्त क्या है?
तरल संयोजी उत्तक है। क्या है साथियों? तरल संयोजी उत्तक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रक्त आपका तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। और इसका रंग ना लाल होता है, रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग क्या होता है साथियों? लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? यही हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या साथियों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये आपका क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके रक्त में ऑक्सीजन को क्या करता है? ले आने का काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका जो ये श्वेत रक्त कणिका है, जिसको WBC कहते हैं, WBC ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है। हमारे शरीर को जो प्रतिरक्षा करता है, बीमारियों से जो बचाने का काम करता है, वो आपका श्वेत रक्त कणिका है। इसको भी आपको ध्यान रखना है साथियों। और अगर पूछ ले कि श्वेत रक्त कणिका जो WBC है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो चाहे WBC बोले या RBC बोले, कोई भी बोले, सबका निर्माण कहाँ होता है साथियों? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है, आपको ध्यान रखना है। इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न की ओर। ये रहा 15वां प्रश्न आपके सामने में कि किस जीव वैज्ञानिक ने वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी? बताइए, वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया था? क्या चार्ल्स डार्विन ने दिया था, या ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, या कैरोलस लिनियस ने दिया था, या फिर आपका लेमार्क ने दिया था? साथियों, वर्गीकरण का जो द्विनाम पद्धति है ना, द्विनाम पद्धति देने का काम किसने किया था? तो साथियों ध्यान रखिएगा, आपका द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। किसने? कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को दिया था। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको पूछ दे कि हम लोगों को क्या बोलते हैं? ह्यूमन बोलते हैं। तो ह्यूमन का अगर आपको पूछे साथियों, जो आपका बायनोमियल नेम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, वो आपका होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। होमो सेपियंस होता है। और इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं कि देखिए साथियों, जैसे आप होमो सेपियंस लिखिए ना, तो ये आपका पहला जो ये होमो होगा, यहाँ वाला जो ये आपका पहला कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल। और यहाँ जो इसको लिखे ना, ये पूरा आपका स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे ह्यूमन का क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसको देने का काम किसने किया था? आपका कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप सभी को पता है कि इसको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से अगर किसी को जाना जाए तो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल है साथियों। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे अब 15 के बाद 16वां प्रश्न। बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहा 16वां प्रश्न आपके सामने में। बस इसी तरह से आप लोग ना रेगुलर पढ़ाई करते रहें और तैयारी करते रहें साथियों। बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक चुंबक के बाहर किस दिशा में होती है? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर ना अलग अलग होती है। आप लोग को हम बना के बताते हैं साथियों। देखिए, ये आपका हो गया एक चुंबक, ये हो गया आपका एक चुंबक। और आप जानते हैं कि एक चुंबक में कितना ध्रुव होता है? 2 ध्रुव होता है। अगर एक ध्रुव नॉर्थ होगा साथियों, तो दूसरा ध्रुव आपका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक होता है चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर। चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो आपको बताना है कि चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ना चुंबक के बाहर बोलेगा तो साथियों आपका किधर? उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। अगर चुंबक के बाहर बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर है, तो उत्तर से दक्षिण। लेकिन वहीं पे बाहर नहीं पूछ के अगर आपको पूछ देगा अंदर हो जाएगा, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आपका किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि चुंबक के अंदर किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर। इधर आपको साइड में लिख देते हैं। आप ध्यान रखिएगा साथियों कि बाहर जो है, बाहर किधर से किधर होता है? तो बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। अगर अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर की बात करें, तो अंदर में इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर। तो साथियों यहाँ पे सवाल पूछा था कि चुंबक के बाहर पूछा था, तो बाहर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर अंदर पूछता तब दक्षिण से उत्तर हो जाता। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 17वां प्रश्न कि कौन सी गैस नीरंग एवं गंधहीन होती है और गुब्बारों में उड़ने में सहायक होती है? गुब्बारों को उड़ने में सहायक होती है कौन सी गैस? बताइए। नीरंग भी होती है और गंधहीन भी होती है और गुब्बारों को उड़ने में सहायक भी होती है। क्या आपका हाइड्रोजन गैस, या ऑक्सीजन, या हीलियम, या फिर नाइट्रोजन? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हीलियम गैस। हीलियम गैस क्या है साथियों? इसको गुब्बारों में भरा जाता है और गुब्बारों को उड़ने में ये आपका मदद करता है हीलियम गैस। हीलियम का अगर आपको संकेत पूछे तो He होता है साथियों। इसका
परमाणु संख्या कितना 2 हो जाता है। और साथियों इसका आपका ऑक्टेट नहीं बल्कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसका, इसलिए आपका ऑक्टेट इसका पूरा नहीं होता है। साथियों इसका पहला ही कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और पहला ही जिसका क्या है साथियों पूरा है। और ये आपका क्या है हीलियम क्या है, ये आपका अकीरीय गैस है। क्या है साथियों अकीरीय गैस है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, हीलियम एक अकीरीय गैस है। चलेंगे इसके बाद देखिए 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। लीजिए 18वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, आप लोग जवाब दीजिए। अम्ल और क्षार की पीएच सीमा क्या होती है? अम्ल और क्षार की पीएच सीमा पूछा है। क्या अम्ल का पीएच सीमा 0 से 7 होता है और क्षार का 7 से 14? अम्ल का 0 से 14, क्षार का भी 0 से 14। अम्ल का 7 से 14, क्षार का 0 से 7। अम्ल का 1 से 7 और क्षार का 8 से 14। तो आपको बताना है कि अम्ल और क्षार का पीएच सीमा क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि अम्ल जो है कहाँ 0 से 7 तक क्या होता है अम्ल होता है, और 7 से 14 क्या होता है क्षार होता है। और अगर 7 हो जाएगा तो आपका उदासीन हो जाएगा, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। ये रहा 19वां प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिए कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? देखिए साथियों एक होता है आपका क्या एक होता है वायवीय श्वसन और एक आपका क्या होता है अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय जिसको एरोबिक बोलते हैं और एक क्या होता है अवायवीय होता है। तो देखिए वायवीय श्वसन में ना ऑक्सीजन की मौजूदगी होना जरूरी है, यानी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है साथियों, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो तो वह उसको क्या बोलते हैं अवायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों उसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। और अवायवीय श्वसन से ना और भी कुछ सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि अवायवीय श्वसन से ना अगर अवायवीय श्वसन अगर मनुष्य में होगा ना साथियों, अगर मनुष्य में होगा, अगर अवायवीय श्वसन किसमें मनुष्य में हो तो साथियों ध्यान रखिएगा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। क्या लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर अवायवीय श्वसन मनुष्य में हो तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है साथियों जमा हो जाए, यानी इसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है क्या होता है लैक्टिक अम्ल होता है। अगर देखिए यही अवायवीय श्वसन किसमें ईस्ट में होना साथियों ईस्ट में हो, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट में अगर अवायवीय श्वसन हो तो क्या प्रतिफल निकल के आएगा, तो ध्यान रखिएगा आपका इथेनॉल आता है। क्या इथेनॉल और आपका CO2, इथेनॉल और CO2 अगर आपका अवायवीय श्वसन ईस्ट में हो। अगर आपका मनुष्य में हो अवायवीय श्वसन तो लैक्टिक अम्ल बनता है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो जो आपका अवायवीय श्वसन है ना उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, और जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है उसमें ना कम ऊर्जा बनता है यानी कम ATP बनता है। और जो वायवीय श्वसन है साथियों इसमें अधिक मात्रा में ATP बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न। ये रहा आपका 20वां प्रश्न, जवाब दीजिए कि स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व होते हैं? देखिए जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है ना उसमें कौन सा तत्व होता है? क्या आपका लोहा और कार्बन होता है, लोहा क्रोमियम और निकल होता है, या फिर साथियों लोहा और सल्फर होता है, और आपका तांबा और जस्ता होता है? इस सवाल का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए साथियों, फटाफट इसका आप लोग जवाब दीजिए। साथियों ध्यान रखिएगा स्टेनलेस स्टील में ना आपका क्या होता है लोहा क्रोमियम और निकल होता है। क्या होता है लोहा क्रोमियम और निकल क्या हो जाता है आपका स्टेनलेस स्टील में हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और साथियों ये ध्यान रखिएगा ये जो लोहा और कार्बन है ना, लोहा और कार्बन ये किस में आपका होता है स्टील में। अगर आपको स्टेनलेस स्टील नहीं पूछ के अगर खाली स्टील पूछे तो स्टील किसका मिश्र धातु है, तो आपका स्टील लोहा और कार्बन का है, और स्टेनलेस स्टील जो है ये आपका क्या है लोहा क्रोमियम और निकल का है, इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए ये था इस सवाल आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और इस सवाल का जवाब क्या हो गया साथियों ऑप्शन बी हो गया। बाकी सब बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आज हम लोग 20 प्रश्न लेके आए, 20 प्रश्न हल करके आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद जय